दोस्तों, जहां भारत की पॉपुलेशन में 1.72% सिख हैं, वहीं कनाडा की टोटल पॉपुलेशन में 2.1% सिख हैं। यानी परसेंटेज वाइज देखें तो कनाडा में भारत से ज़्यादा सिख रहते हैं। वहीं कनाडा की पार्लियामेंट में भारत की लोकसभा से ज़्यादा सिख बैठते हैं। सिख कम्युनिटी के प्रति कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लगाव को देखते हुए उन्हें जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। कनाडा में रहने वाली सिख कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा वहां खालिस्तान मूवमेंट चला रहा है, जिससे भारत सरकार खुश नहीं है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट हमेशा इस मुद्दे पर चुप रहती है। मगर क्या आप जानते हैं कि आज जो कैनेडियन सरकार सिखों को अपनी पलकों पर बिठाती है, वही कुछ दशकों पहले सिख लोगों को कनाडा से निकालने पर तुली हुई थी। लेकिन फिर कैसे सिख इन परेशानियों के सामने खड़े हुए और अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर कनाडा में अपनी पहचान बनाई। इंडिया से कनाडा सिख माइग्रेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1897 में, जब भारत और कनाडा दोनों ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। अब क्योंकि कनाडा में गोरे लोग थे तो इसलिए ब्रिटिशर्स उन्हें इंडियंस की तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते थे। भारत के मुकाबले वहां की डेवलपमेंट भी ज़्यादा थी और ब्रिटिश कॉलोनी होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट थी। उसी साल लंदन में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट होने वाली थी और भारत में ब्रिटिश आर्मी की सिख रेजिमेंट को इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए इन्वाइट किया गया, जिसके लीडर थे रिसलदार मेजर केसर सिंह। सिख रेजिमेंट मई 1897 में भारत से लंदन जाने के लिए रवाना हुई। 22 जून 1897 को इन्होंने इस सेलिब्रेशन को अटेंड किया और वापस आते वक्त इनके जहाज में कनाडा की ब्रिटिश आर्मी के भी जवान थे, जिन्हें ड्रॉप करने के लिए इस जहाज को वैंकूवर कनाडा से होते हुए वापस आना था। जहां कुछ दिन बिताने के बाद केसर सिंह को महसूस हुआ कि कनाडा में भारत के मुकाबले ज्यादा वेतन, आज़ादी और बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलती है, इसलिए वो और उनके साथ कुछ जवान वहीं पर रुक गए। इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को अपना घर बनाया, इसलिए रिसलदार मेजर केसर सिंह को कनाडा में बसने वाला पहला सिख कहा जाता है। इनका मकसद था कुछ साल यहाँ काम करके पैसा कमाना और भारत वापस लौट आना। सिख रेजिमेंट के बाकी सैनिक जब भारत लौटे तो उनके पास एक कहानी थी। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें वहां बसाना चाहती है। वहीं वहां बसे सिखों ने भारत में अपने परिवारों को पैसे भेजना शुरू किया। यानी अब मामला पसंद का था और यहीं से भारतीय सिखों का कनाडा जाने का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त कनाडा में रेलवेज, माइंस, एग्रीकल्चर और मिल्स में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी। अब भारत के लोगों में गोरों से ज़्यादा काम करने की कैपेबिलिटी भी थी। वहीं वो कैनेडियंस से कम सैलरी में भी काम कर लेते थे, जो इंडिया में हो रही उनकी कमाई से तो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो काफ़ी खुश भी थे, जिन्हें देखते हुए पंजाब से और भी ज़्यादा लोग कनाडा जाने लगे। इन्होंने साल 1905 में गोल्डन ब्रिटिश कोलंबिया में अपना पहला गुरुद्वारा भी बनाया। वो लोग पंजाबी में बात करते थे और एक तरह से उन्होंने कनाडा में अपना मिनी पंजाब बना लिया। और साल 1908 आते आते 5200 यानी कि 5200 भारतीय कनाडा पहुंच गए थे, जिनमें से 90% सिख थे। ये कहानी एक नया मोड़ तब लेती है जब अगस्त 1907 में कनाडा के लोकल लोगों ने वैंकूवर में एंटी एशियन दंगे शुरू कर दिए। दरअसल भारतीयों में गोरों से ज्यादा काम करने की कैपेसिटी थी, वो तनख्वाह भी कम लेते थे, तो कनाडा में उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। इसलिए कनाडा के लोगों को उनसे थ्रेट फील हो रही थी। वो इसे हिंदू इन्वेजन कहकर कनाडा में भारतीयों के इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। कैनेडियन लोगों ने कई महीनों तक वहां की सरकार के खिलाफ उस वक्त प्रोटेस्ट किया और वोट ना देने की धमकियां भी दी, जो देख वहां के पॉलिटिशियंस हरकत में आए और उन्होंने इमिग्रेंट्स की एंट्री के लिए काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी। हालांकि इस पॉलिसी पर यूनाइटेड किंगडम से भी मंजूरी लेना जरूरी था, लेकिन इंडिया और कनाडा दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इसलिए ब्रिटिशर्स रंग के आधार पर भेदभाव तो नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक लूप होल खोजा और इमिग्रेशन एक्ट में ऐसी अमेंडमेंट की, यानी बदलाव किया, कि अब भारतीयों का कनाडा पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। इस इमिग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से एशिया के हर इमिग्रेंट के पास कनाडा में एंट्री करते वक्त $200 कंपल्सरी होने चाहिए थे, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थे। लेकिन इससे भी बड़ी चाल चली गई थी जर्नी राउट को लेकर। जी हाँ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ वही इमिग्रेंट्स कनाडा में एंट्री ले सकते हैं जो अपनी सिटीजनशिप वाली कंट्री से शिप में सवार होकर सीधे कनाडा पहुंचे। अब भारत और कनाडा के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा था और उस वक्त ऐसी कोई शिप नहीं थी जो इतनी लंबी और लगातार यात्रा कर पाए।
नतीजतन अगले साल यानी कि 1909 में सिर्फ 6 भारतीय ही कनाडा पहुंच पाए। लेकिन संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ। जो सिख पहले अकेले जाकर कनाडा सेटल हो गए थे, वो भी अपनी फैमिलीज को वहां नहीं बुला पा रहे थे, इसलिए मजबूरन उन्हें भी भारत वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। कनाडा में सिखों के इसी स्ट्रगल को देखते हुए बिजनेसमैन गुरदीत सिंह अपनी स्टीमशिप कोमागाटा मारू लेकर हांगकांग से कनाडा की तरफ रवाना हो गए। उनका कहना था कि कनाडा की सरकार इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और जब तक हम वहां जाकर आवाज नहीं उठाएंगे इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये जहाज जापान और चीन से होते हुए कुल 376 भारतीयों को लेकर कनाडा की तरफ बढ़ने लगा। इसमें ज्यादातर सिख कम्युनिटी के लोग थे, जिनमें 2 औरतें और 4 बच्चे भी थे। और बाबा गुरदीत सिंह ने सभी पैसेंजर्स को $200 भी दिए ताकि कनाडा की सरकार इस नियम को लेकर बहाना ना बना पाए। मगर एक शिप को इतना डिस्टेंस तय करने में काफी टाइम लगता है और जहाज कनाडा पहुंचे उसके पहले ही ये न्यूज कैनेडियन मीडिया में लीक हो जाती है, जो इसे ब्राउन इन्वेजन कहकर हर चैनल पर टेलीकास्ट करने लगते हैं। अथॉरिटीज इसके खिलाफ लीगल पेपर वर्क शुरू करती हैं और 23 मई 1914 के दिन जब ये जहाज कनाडा पहुंचता है तो इसे वहीं रोक दिया जाता है। हालांकि कनाडा में रहने वाले सिख लोग चाहते थे कि इन्हें देश में एंट्री मिले, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर जे एडवर्ड बर्ड नाम के एक लॉयर को भी हायर किया और इन इमिग्रेंट्स ने करीब 2 महीने बॉर्डर पर रहकर लीगल बैटल भी लड़ी। लेकिन अथॉरिटीज ने इनमें से सिर्फ 22 लोगों को एंट्री दी और कॉन्टिन्यूअस जर्नी ना होने के बहाने को लेकर बाकी लोगों को वापस रवाना कर दिया। कोमागाटा मारू शिप 27 सितंबर के दिन भारत के कलकत्ता पोर्ट पर पहुंची। इन इमिग्रेंट्स ने इस जहाज में करीब 6 महीने बिताए थे, इसलिए ये लोग कलकत्ता में थोड़ा आराम करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स इन्हें पंजाब भेजने की जिद में लगे हुए थे और वो इन्हें जबरन ट्रेन पकड़ने के लिए बोल रहे थे। तभी बाबा गुरदीत सिंह ने कहा कि हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जिन्हें लेकर हम ट्रेन से नहीं जा सकते। लेकिन अंग्रेजों ने इन बेकसूर पैसेंजर्स पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 23 से 40 लोगों की जान चली गई। अनेक पैसेंजर्स को अरेस्ट किया गया। बाबा गुरदीत सिंह किसी तरह से वहां से बच निकले और साल 1921 तक वो छुपे रहे, मगर फिर उन्हें भी ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया। ये दर्दनाक घटना इतनी बड़ी थी कि इसके 94 साल बाद 2008 में ब्रिटिश कोलंबिया ने एक मोशन पास किया और कोमागाटा मारू के पैसेंजर्स से माफी मांगी, जिसके बाद कनाडा में बसे सिखों के परिवारों ने उनके पास जाने के लिए रिस्की डंकी रूट का भी सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन कैनेडियन अथॉरिटीज ने उसे भी बंद करवा दिया। यहाँ इंडिया में भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट जोरों शोरों से चल रहा था, इसलिए कनाडा में रहने वाले सिख भी भारत लौटने लगे। ब्रिटिश कोलंबिया में सिर्फ 102 साउथ एशियन बिजनेसमैन की कम्युनिटी बची थी। वहीं कुछ सालों में कनाडा के अंदर कुल सिखों की संख्या कम होकर सिर्फ 965 ही बची थी। इस तरह 4 दशक बीते और आया साल 1961, जब कनाडा में लिबरल पार्टी पावर में आती है, जो सिखों के साथ भेदभाव नहीं करती थी, बल्कि इन्होंने फ्री स्पीच और लिबर्टी को प्रमोट किया। इन्होंने इमिग्रेशन को लेकर रिस्ट्रिक्शंस को काफी कम कर दिया, जिससे एक बार फिर सिख कनाडा जाने लगे और 1967 में इस पार्टी ने कनाडा में एंटी साउथ एशियन इमिग्रेशन रेगुलेशंस को पूरी तरह से हटा दिया और स्किल्स के बेस पर इमिग्रेंट्स को एंट्री देना शुरू किया, जिसके बाद भारतीय सिख एक बार फिर कनाडा में जाकर बसने लगे और उन्होंने कनाडा की इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब कनाडा में सिखों ने अपनी कम्युनिटी को भी ग्रो किया। वो अपने रूट्स को भारत में छोड़कर नहीं गए, बल्कि उन्होंने कनाडा में भी पंजाबी बोलना जारी रखा। कई गुरुद्वारे भी बनवाए और अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर कनाडा में अपना मिनी पंजाब बसाया। लेकिन कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई और क्यों कैनेडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकती, जानने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए, ताकि हम उस टॉपिक पर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।